Hello friends, now we are going to do the last part of this topic, interest rate risk. हम already Macaulay duration for annual, semi-annual bonds, fixed coupon paying bonds on coupon date and non-coupon payment dates कर चुके हैं. 4 special cases रह गए हैं हमारे. bonds with negative desired yield, exceptional cases होते हैं जहां supply of money is higher than the demand of money in the economy. Negative desired yield हो. जीरो कूपन बॉन्ड, परपीचुअल बॉन्ड एंड फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, इनके मैकॉले ड्यूरेशन का क्या होगा. तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस टॉपिक. सबसे पहले लेते हैं हमारा नेगेटिव यील्ड बॉन्ड, फिक्स रेट, फिक्स कूपन पेइंग बॉन्ड विथ नेगेटिव यील्ड. अगेन इलस्ट्रेशन में बना चुका हूं, सेम इलस्ट्रेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, सिर्फ चेंज कर रहा है. एक तो कूपन रेट थोड़ा सा कम कर दिया है बिकॉज नहीं तो बॉन्ड बहुत ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड होगा. कूपन रेट पॉजिटिव और यील्ड नेगेटिव, बॉन्ड प्रीमियम पे ही ट्रेड होने वाला है. C इज ग्रेटर देन योर R, तो बॉन्ड विल गो फॉर प्रीमियम. 1125 इज योर इशू डेट एंड सेटलमेंट डेट, कूपन डेट पे ही करते हैं. बाकी तो फ्रैक्शन ऑफ ईयर हमें अब समझ में आ चुका है, हम ऑलरेडी 2 इलस्ट्रेशन पहले ले चुके हैं. Maturity date वही 5th anniversary, term to maturity is 5 year, coupon rate 1% and desired yield is negative 2%. Par value 100, day count convention 30/360. वैसे भी जहां पर 30/360 होल ईयर के लिए, होल नंबर के लिए आ जाता है यूज. अगेन पीरियड 1 to 5 ईयर है, एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड है, सो इट विल गिव 1 to 5, 1 2 3 4. टाइम टू मेच्योरिटी होल नंबर में रहेगा 1 to 5 because हम settlement date is equals to your issue date. कूपन 1 रुपी एंड द लास्ट में हमें मिलेगा 101. प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. नेगेटिव यील्ड है, इट विल बी 1/1 प्लस R होता था, अब R itself is negative, so it will be 1 minus 0.02, it's 1/0.98 will give you 1/0.98 will give you 1.0204. बस इतना से एक डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं. सेकेंड केस विल बी 1/0.98 पावर स्क्वायर 0.98, इट विल बी 1.0412 एंड सो ऑन. बस छोटा सा डिफरेंस था. फुल प्राइस मैंने कहा था प्रीमियम पे ट्रेड होगा बिकॉज कूपन रेट इज हायर देन दी रियल डिजायर्ड यील्ड. वैसे भी डिजायर्ड यील्ड तो नेगेटिव है, तो प्रीमियम पे आना ही था. फुल प्राइस फ्लैट प्राइस सेम है बिकॉज ऑन कूपन पेमेंट डेट कर रहे हैं. वैसे इसमें कोई इंपैक्ट आता नहीं है हमारे वैल्यूएशन ड्यूरेशन के कैलकुलेशन में. ओनली जो सेकंड कॉलम है टाइम टू रिसिप्ट, वो फ्रैक्शनल ईयर हो जाता है, और जब W into T करते हैं फ्रैक्शनल ईयर से मल्टीप्लाई होता है. वेटेज कैलकुलेट किया 1.0204 डिवाइड बाय फुल प्राइस एंड उसको टाइम से मल्टीप्लाई किया. वी गॉट आवर मैकॉले ड्यूरेशन एज 4.9102 ईयर्स. तो बहुत बड़ा चेंज नहीं है, सिर्फ एक चेंज था डिस्काउंटिंग में, आपका प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश फ्लो निकालने में. नेक्स्ट केस जीरो कूपन बॉन्ड. बहुत सिंपल है, तीनों बॉन्ड्स जीरो कूपन, परपीचुअल बॉन्ड एंड फ्लोटिंग रेट बॉन्ड याद कर लेना चाहिए बिकॉज MCQ के लिए ठीक क्वेश्चन बनता है. जीरो कूपन बॉन्ड, योर ड्यूरेशन मैकॉले ड्यूरेशन विल बी इक्वल्स टू योर टर्म टू मैच्योरिटी. खत्म. मैकॉले ड्यूरेशन इज इक्वल्स टू योर term to maturity. Why? Because 100% of your cash flow is coming on maturity date, so weightage of that cash flow will be 1. 1 multiplied by your time to maturity will give you same duration, same value as your duration. Perpetual bond, formula is 1 plus R upon R. 1 plus R upon R. It's a coupon paying bond, but the formula is 1 plus R upon R. डेरिवेशन हम क्लोज फॉर्म इक्वेशन को यूज कर लेंगे, हम क्लोज फॉर्म इक्वेशन को यूज करेंगे. और जब हम क्लोज फॉर्म इक्वेशन को देखते हैं, वेयर इज द क्लोज फॉर्म इक्वेशन, दिस इक्वेशन, व्हेन योर बॉन्ड इज अ परपीचुअल बॉन्ड, द n विल टेंड्स टू इनफाइनाइट. और हम ये यहां पर मान के चल रहे हैं, हम कूपन पेमेंट डेट पे ही वैल्यूएशन कर रहे हैं, सो स्मॉल t विल बी आल्सो इक्वल्स टू 0 अगर इफ यू आर वर्किंग ऑन कूपन पेमेंट डेट.
इफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस आर टू द पावर इनफाइनाइट, तो डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट आ जाएगा एंड इट विल जनरेट जीरो. द सेकेंड एक्सप्रेशन विल कन्वर्ट इनटू जीरो. थर्ड एक्सप्रेशन ऑलरेडी जीरो है, सो हमारा फाइनल ड्यूरेशन रह जाता है 1 प्लस आर अपॉन आर इफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट. तो हमें बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा इसमें. लास्ट केस फ्लोटिंग रेट बॉन्ड. फॉर्मूला याद कर सकते हैं, इट्स कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी अपॉन टी. लॉजिक क्या है समझते हैं. तो बेसिकली तीन छोटे से फॉर्मूले थे हमारे को जो हमें याद करने. रेट बॉन्ड, योर Macaulay duration is equals to term to maturity. Second, perpetual bond, it's 1 plus R over R. And last में आपका floating rate bonds, it's capital T minus T, small t upon capital T. पहले Z bond को समझ लेते हैं. Let's say we are working on coupon payment date. Settlement date is equals to okay, coupon तो होगा ही नहीं Z bond के केस में, तो टेंशन ही नहीं है. So let's go for one issue date, 1/1/25, maturity date 1/1/30. तो अगर हम टेबुलर फॉर्मेट से करेंगे, your number of coupons will be one period, will be fifth period. This is your T. Cash flow 100, that bond, present value at the rate 12% will give you the Z bond will be trading at 56.7427 is the full price. There is no accrued interest anyway, it's a price of the bond as on 1/1/25. Weightage is 1, only single cash flow. When weight multiplied by your time, it gives you 5. So 5 is your Macaulay duration. We can say, in case of Z bond, your term to maturity is equals to your Macaulay duration. Next, perpetual bond. Closed form equation says Macaulay duration is equals to 1 plus R over R minus formula is, let's get the formula. In this case, your n will tends to infinite, so your second expression will become 0. 1 plus r to the power infinite will become infinite in the denominator, and anything having denominator, fraction having denominator as infinite will become 0. Small t is already 0. We are working on coupon payment date, so the first and second expression, second and third expression will become 0. Your Macaulay duration will remain as, the formula will stay as 1 plus r upon r. 1.12 upon 0.12 gives you 9.333 years. Last part, floating rate bonds. Floating rate bonds. The logic says that in case of floating rate bond, your coupon is reset periodically. Coupon is reset periodically. Every interest payment date, we will be what we will be doing, we will do the reset of coupon for next period. So for every coupon period at the beginning, coupon rate is getting reset. And bond will trade at par
and bond will trade at par with certain assumption that your desired yield stay constant. तो यहां लॉजिक हमने ये दिया है for floating rate bonds. The logic says interest rate risk arises only between coupon reset dates, only between coupon reset dates, because कूपन रीसेट डेट पे तो वापस आपका एमआरआर न्यूमरेटर और एमआरआर डिनोमिनेटर, हमारा पीवी फुल वाज इक्वल्स टू व्हाट वाज द पीवी फुल, एमआरआर प्लस कोटेड मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय योर फेस वैल्यू अपॉन एम होल अपॉन MRR plus your quoted margin upon M, your periodicity, multiplied by your face value, whole upon 1 plus MRR plus desired margin or required margin upon M power 1, and so on. This was the case. So on coupon payment date, your numerator and denominator will reset with the same values. MRR will change for both numerator and denominator. So that interest rate risk which is impacting your reinvestment income and your price will set off. So in that case, on coupon payment date, there will be there is no interest rate risk. Only the problem is when your first coupon is already paid and second is yet to come. So in between, the market interest rate are fluctuating, is changing, and that is not getting captured in the formula of valuation of bond, because we will be doing reset on the coupon payment date. So the what theory says, the interest rate risk arise only between the coupon payment dates, coupon reset date, because at next reset date coupon payment will be adjusted to the new IRR as well as your desired yield also. Thus Macaulay duration is only the fraction जितना टाइम पीरियड बचा है कूपन पीरियड के लिए, उतना ही आपका नेक्स्ट कूपन पीरियड के लिए उतना ही आपका Macaulay ड्यूरेशन है, बिकॉज उस पीरियड के बाद में आपका बॉन्ड वापस रीसेट हो जाएगा, पार वैल्यू पे ट्रेड होना शुरू हो जाएगा एंड यू कैन सेल इट एट पार. सो आपका प्राइस रिस्क भी खत्म हो गया और री इन्वेस्टमेंट रिस्क इसके लिए खत्म हो गया, जो भी कूपन आएगा वो न्यू इंटरेस्ट रेट पे ही री इन्वेस्ट होगा. ऑटोमेटिक ऑन कूपन पेमेंट डेट योर री इन्वेस्टमेंट रिस्क एज वेल एज प्राइस रिस्क दोनों ही जीरोआइज हो जाएगी. दैट इज व्हाई इट सेज कि अगर आपका योर नेक्स्ट कूपन डेट, लेट्स से इट्स अ सेमी एनुअल बॉन्ड एंड 11/26 को फर्स्ट कूपन पे हो चुका है, and next coupon will be paid on, let's say on 1st of July 26, and we are on the settlement date of 16th of May 26. तो कितने दिन हो चुके हैं? We already passed is 30/360 डे का डे काउंट कन्वेंशन करते हैं. 30 जनवरी, 30 फरवरी, 30 मार्च, 30 अप्रैल प्लस 15 days of your May gives you 135. So हमारा how much time is left? The time left is your from May के 15 plus May के 15 plus June के आपके 30 days will be equals to 45 days, which is totaling to 180 days. तो आपका floating rate bond का duration will be equals to Macaulay duration will be equals to Mac duration will be equals to out of 180, 135 is already gone upon 180, so it is 45 over 180. That is equals to 0.25 year. That's it. Only 0.25 year is left. Not, in fact, in this case, this is not this is for semi-annual bond, so we have to annualize it. So if when we are going to do annualization, it will be annualized Mac duration will be equals to 0.25 divided by 2 will be equals to 0.125 years. And we can say
45 days out of on 360 days is 0.125 year. So the duration which is left for reset is only 0.125 year. That is the Macaulay duration of your floating rate bond. तो होपफुली ये तीनों बॉन्ड सबको समझ में आए, नेगेटिव यील्ड वाला कैलकुलेशन भी सबको समझ में आया, एंड इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है. नेक्स्ट पार्ट में हम मॉडिफाइड ड्यूरेशन, कॉन्वेक्सिटी एंड कर्व ड्यूरेशन एक्सेट्रा के टॉपिक्स लेंगे. डन. थैंक यू सो मच.